लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो अपना ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं या क्या होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, और साथ में हमने देखा था कि बैक वाटर कर्व को किस तरीके से डेरिवेट करते हैं या फिर बैक वाटर कर्व की जो अपन लेंथ फाइंड आउट करते हैं उसको किस तरीके से, और साथ में न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी देखें ये जो अपना चैप्टर होगा, ये जो अपना लेसन है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ अपने पहले पढ़ा है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, अभी हम देखने वाले हैं रैपिड वेरिड फ्लो को। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर रैपिड वेरिड फ्लो, ठीक है, या फिर अपन इसको साथ में डायरेक्टली हाइड्रोलिक जंप लिख सकते हैं। ठीक है, रैपिड वेरिड फ्लो, और इसके रिस्पेक्ट में हम यहां पर पढ़ेंगे आज हाइड्रोलिक जंप को। अब समझेंगे, पहले भी अपन नाम सुन चुके हैं हाइड्रोलिक जंप का, लेकिन अभी अपन ढंग से देखने वाले हैं हाइड्रोलिक जंप को, किस तरीके से इसको डेरिवेशन किया जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर एनर्जी का लॉस या फिर कहेंगे अपन पावर का लॉस किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये आपका इस चैप्टर में यहाँ पे समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब मैं देखिए बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि किसी एक डैम के ऊपर होके हम मान लेते हैं कि कोई वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं मैं कोई एक डैम है या फिर कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन है और यहाँ पर होके वाटर आपका फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, पहले वाटर फ्लो करेगा इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके का आपका फ्लो बनेगा। ठीक है, सिंपल। अब देखें हो क्या रहा है यहाँ पे, समझेंगे बात को ध्यान से कि ये आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर तो अपन बात कर चुके, यहाँ पर जो वाटर होता है, यहाँ पर जो फ्लो होता है दैट इज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। यहाँ पर तो आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होगा, बीच में कोई भी एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, देन यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद जो लेवल है या फिर डेप्थ ऑफ जो फ्लो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसके बाद ये ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर होके वापस से नीचे की तरफ गिरेगा और यहाँ पे अचानक से इस जगह पर क्या हो जाएगा, डेप्थ जो होगी वाटर की जो फ्लो और डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो कैसे हो जाएगी, काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से ही इस जगह पर इस तरीके से पॉइंट था और यहाँ से ये इंक्रीज हो गया वापस से, मीन्स मान लेता हूँ मैं ये एक क्रॉस सेक्शन ऐसा है, यहाँ पे मैं इसको 1 क्रॉस सेक्शन मान लेता हूँ। ठीक है, और जब ये वाटर यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर, तो यहाँ पर मैं इस क्रॉस सेक्शन को फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ 2 इस क्रॉस सेक्शन को। अब इस क्रॉस सेक्शन को मैंने 2 मान लिया और इसको मैंने 1 मान लिया है, इसको मैं शेडेड पार्ट बना देता हूँ, इस पार्ट को। ठीक है, पूरा। तो देखिए ये जो 1 पार्ट है, यहां पर क्या है, जो राइज ऑफ द वाटर है या फिर कहूंगा मैं जो डेप्थ ऑफ द वाटर है वो कैसा है, काफी ज्यादा कम है। ठीक है, इस जगह पर जो डेप्थ है वाटर की वो बहुत कम है इस एरिया के अंदर, बस 1 सेक्शन पे अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 सेक्शन में बहुत कम है क्योंकि अचानक से क्या हुआ है, ऊपर से ये फ्लो एनर्जी के लेके साथ में गिरा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी डेप्थ कम हो गई है, तो इस जगह पर जो फ्लो होता है उसको अपन बोलते हैं शूटिंग फ्लो। ठीक है, शूटिंग फ्लो। अब है क्या कि शूटिंग फ्लो कौन सा फ्लो है, देखें सिंपल समझ लेते हैं। शूटिंग फ्लो कौन सा होता है, दैट इज सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, सुपर क्रिटिकल क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो क्रिटिकल डेप्थ होती है वो डेप्थ ऑफ द फ्लो एट द सेक्शन 1 इससे कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो यहां पर कैसा हो जाता है, शूटिंग फ्लो होता है। 1 सेक्शन पहले अपन बात कर चुके हैं कि इस 1 सेक्शन पर यहां पर जब भी कभी आपकी या तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी या फिर आपको जो क्रिटिकल डेप्थ की जो वैल्यू होगी वो आपकी डेप्थ ऑफ द फ्लो से कैसी हो जाएगी, ज्यादा, तो वहां पर हमेशा रखेंगे आप कौन सा, शूटिंग फ्लो होगा। और ये जो शूटिंग फ्लो होता है ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, जब अपन डाउन स्ट्रीम की तरफ जाते हैं, जब अपन इसी प्रोसेस में जब हम लोग आगे डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ेंगे तो डाउन स्ट्रीम पर इसकी जो डेप्थ है वो अब धीरे धीरे क्या होने लगेगी, राइज करने लगेगा, जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे राइज करने लगता है इस तरीके से। अब जब ये राइज कर रहा है तो यहाँ पर क्यों कर रहा है, राइज किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि ये जो शूटिंग फ्लो होता है आपका या जो अनस्टेबल फ्लो होता है ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है किसके अंदर, ट्रैंक्विल फ्लो के अंदर। ठीक है, ट्रैंक्विल फ्लो या फिर इसको अपन बोल सकते हैं स्ट्रीमिंग फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमिंग फ्लो के अंदर चेंज कर लेता है, स्ट्रीमिंग फ्लो। और स्ट्रीमिंग फ्लो एक तरीके का स्टेबल फ्लो होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा अपन क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर विद इन द, यहाँ से यहाँ तक तो अपन देखिए बातें कर चुके हैं इस जगह तक। ठीक है, इस जगह तक मीन्स जहाँ तक ग्रेजुअली वेरिड किया है। ठीक है, ये जो आपका पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं,
ग्रेजुअली वेरिड फ्लो GVF, इसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, हाइड्रोलिक जंप के लिए, या फिर कहूंगा मैं रैपिड वेरिड फ्लो। तो जब ये ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर होकर जब फ्लो होगा और जब ये पानी नीचे गिरेगा तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो क्रिटिकल डेप्थ है इज ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ द फ्लो एट सेक्शन 1-1। तो यहाँ पर कौन सा फ्लो हो गया, शूटिंग फ्लो हो गया आपका। अब शूटिंग फ्लो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होता है तो ये कभी भी मतलब एक सिचुएशन में नहीं रह पाता डाउन स्ट्रीम की तरफ जाने पर। अब डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये जो शूटिंग फ्लो है वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, ट्रायंगल फ्लो में या स्ट्रीमिंग फ्लो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक ही नाम है, ट्रायंगल फ्लो या स्ट्रीमिंग फ्लो, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, ये स्टेबल टाइप का फ्लो है। तो मींस एक ऐसा, जब इन दोनों क्रॉस सेक्शंस के बीच में जब शूटिंग फ्लो आपका कन्वर्ट हो रहा होगा ट्रैंक्विल फ्लो के अंदर या स्ट्रीमिंग फ्लो के अंदर, तो इस प्रोसेस को ही अपन क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप कहते हैं इसको अपन। ठीक है, मींस विद इन द शॉर्ट लेंथ, जब विद इन द शॉर्ट लेंथ अचानक से क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, मींस राइज इन द डेप्थ ऑफ द फ्लो सडनली विद इन ए शॉर्ट लेंथ इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, सडनली जब डेप्थ ऑफ फ्लो, में यहाँ पे लिख देता हूं, डेप्थ ऑफ द राइज इन द डेप्थ ऑफ द फ्लो, राइज इन द डेप्थ ऑफ फ्लो विद इन शॉर्ट लेंथ, विद इन शॉर्ट लेंथ इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप। तो हाइड्रोलिक जंप क्या है ये पता चला। सिंपली मैं हाइड्रोलिक जंप को ऐसे भी बोल सकता हूं कि राइज इन द डेप्थ ऑफ द फ्लो विद इन ए शॉर्ट लेंथ इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप। एक तो आपका ये हो गया। दूसरा मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज होता है, क्योंकि देखें ये जो शूटिंग फ्लो है ये आपका कैसा है, दैट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो आपका चेंज हो जाता है किसमें, सब क्रिटिकल फ्लो में। ये आपका जो ट्रायंगल फ्लो या फिर स्ट्रीमिंग फ्लो है, कौन सा फ्लो होता है, दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन बात कर चुके हैं इन सभी की सब क्रिटिकल फ्लो। अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपने बात की थी सुपर क्रिटिकल क्या होता है, सब क्रिटिकल क्या होता है, इनको किसके बेसिस पर डिफाइन करते हैं, फ्रॉड नंबर के बेसिस पर। मींस फ्रॉड नंबर की वैल्यू जब 1 के बराबर हो जाती है तो उसको अपन क्रिटिकल कहते हैं, उसको अपन क्रिटिकल फ्लो कहते हैं। जब 1 से कम होती है तो उसको सब क्रिटिकल, और 1 से ज्यादा हो जाती है तो उसको सुपर क्रिटिकल कहा जाता है। ठीक है, मींस या फिर सिंपल कहेंगे जब 1 से कम होती है सब क्रिटिकल, 1 होगी क्रिटिकल, 1 से ज्यादा होगी सुपर क्रिटिकल। यहाँ पे सिंपल क्या कह रहे हैं कि जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज हो जाता है, तो या फिर कहेंगे कि जिस जगह पर एक अनस्टेबल फ्लो एक स्टेबल फ्लो में चेंज हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जब एक शूटिंग फ्लो एक, या फिर कहेंगे अनस्टेबल शूटिंग फ्लो एक स्टेबल स्ट्रीमिंग फ्लो में चेंज हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, आई होप हाइड्रोलिक जंप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या होता है हाइड्रोलिक जंप। तो विद इन द शॉर्ट लेंथ राइज ऑफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो, या फिर राइज ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो विद इन ए शॉर्ट लेंथ फ्रॉम सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सब क्रिटिकल फ्लो इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, अब हाइड्रोलिक जंप अपने को समझ में आ चुका है। तो देखिए अब हाइड्रोलिक जंप का डेरिवेशन किस तरीके से, यहाँ पर एनर्जी लॉस को देखा जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर या फिर वेट जो अपना वेट है उसको कैसे लॉस होगा, या फिर कहेंगे पावर कैसे लॉस होगा, इन सभी का डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी का डेरिवेशन फाइंड आउट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इस हाइड्रोलिक जंप को समझने के लिए कौन कौन सी अजम्पशंस आपके काम में आएंगी। ठीक है, तो मैं अजम्पशंस की बात कर लेता हूं। सबसे पहले देखें कौन कौन सी अजम्पशंस होंगी। अजम्पशंस तो देखें सबसे पहले अजम्पशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 3 आपकी अजम्पशन चलती हैं। पहला आपका अजम्पशन है कि जो फ्लो होता है फ्लो यूनिफॉर्म होता है। तो मैंने लिखा फ्लो इज यूनिफॉर्म, फ्लो आपका यूनिफॉर्म होगा। अब देखिए यूनिफॉर्म आपका अगर फ्लो है तो यहां पर आप याद रखेंगे कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हाइड्रोस्टैटिक होगा एट द स्टार्टिंग ऑफ द हाइड्रोलिक जंप एंड एट द एंड ऑफ द हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा सो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज हाइड्रोस्टैटिक टाइप at starting and ending of hydraulic jump, at starting and ending of hydraulic jump, ending of hydraulic jump। ओके, ये अपनी समझ में आ गया। नेक्स्ट सुनेंगे दूसरा अपना जो इसमें अजम्पशन है, दैट इज
हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज स्मॉल। जो हेड लॉस है फ्रिक्शन की वजह से कैसा है वो इज स्मॉल, हैंस कैन बी नेग्लेजिबल, हैंस कैन बी नेग्लेजिबल। ओके, ये समझ में आ गया। तो पहला आपको समझ में आएगी फ्लो इज यूनिफॉर्म, hence pressure distribution is hydrostatic type at starting and ending of hydraulic jump। हाइड्रोलिक जंप के स्टार्टिंग और एंडिंग पर दोनों ही जगह पर क्या होगा, जो प्रेशर टाइप होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोस्टैटिक टाइप का होगा, और जो आपका फ्लो है यूनिफॉर्म है इस रीजन से। नेक्स्ट है आपका कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो हेड लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, हम इसीलिए उसको क्या मान लेते हैं, नेग्लेजिबल मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज तीसरा आपका पॉइंट सुने, तीसरा आपका पॉइंट है कि जो बेड ऑफ द स्लोप ऑफ द बेड ऑफ चैनल, ठीक है, जो आपका बेड चैनल जो स्लोप है बेड ऑफ द चैनल की, तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ द बेड ऑफ चैनल, बेड ऑफ चैनल इज वेरी स्मॉल, इज स्मॉल, हैंस component of weight in the direction of flow is negligible, in the direction of flow is negligible। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आएंगे और इन तीनों पॉइंटों पर भी अपन इस डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए तीनों पॉइंटों को देख लेते हैं। फ्लो यूनिफॉर्म है इसलिए हाइड्रोस्टैटिक टाइप का प्रेशर होगा इस जगह पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोलिक जंप पे। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन स्मॉल है इसलिए इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। एंड स्लोप ऑफ द बेड ऑफ द चैनल स्मॉल, स्लोप जो होता है बेड ऑफ द चैनल का जो स्लोप है स्मॉल है, इसीलिए जो वेट का कंपोनेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो उसको अपन क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। आई होप तीनों पॉइंट आपको समझ में आएंगे। आगे जब अपन हाइड्रोलिक जंप को अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन तीनों को कंसीडर करते हुए हम उस डेरिवेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक जंप का डेरिवेशन। तो मैं कंसीडर करता हूं कि एक ऐसा हाइड्रोलिक जंप जहां पर जो आपका बेड ऑफ चैनल है वो कैसा है, आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखता हूं कंसीडर ए चैनल, कंसीडर ए हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप इन चैनल, इन ए चैनल, एक चैनल में मैंने हाइड्रोलिक जंप को कंसीडर किया। ठीक है, कंसीडर ए हाइड्रोलिक जंप इन ए चैनल वेयर बेड ऑफ चैनल इज हॉरिजॉन्टल, बेड ऑफ चैनल इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखें ये कंसीडर करते हुए मींस कंसीडर हाइड्रोलिक जंप इन ए चैनल वेयर बेड ऑफ द चैनल कैसा है, आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सिंपल सा मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये आपका कोई एक इस तरीके से आपका कोई एक यहाँ पर बना सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल चैनल मैंने बना दिया और ये आपका हाइड्रोलिक जंप बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे हाइड्रोलिक जंप में मैंने हॉरिजॉन्टल, इसका बेड कैसा है, आपका हॉरिजॉन्टल बेड हो गया। ठीक है, और इस जगह पर जो वैल्यू है मींस यहाँ पर आपका जो डेप्थ है इसकी कम है और इस जगह पर जो राइज ऑफ या फिर डेप्थ ऑफ द फ्लो कैसा है, इस जगह पर ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोलिक जंप यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया। अब इस हाइड्रोलिक जंप को मैंने कंसीडर तो कर लिया, लेकिन साथ में मैं कहता हूँ कि मैं इसके दो क्रॉस सेक्शन यहाँ पर मान रहा हूँ। ठीक है, पहला आपका क्रॉस सेक्शन है दैट इज 1-1 और दूसरा इसका क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर 2-2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोलिक जंप कंसीडर किया एक चैनल का जहां पर जो बेड ऑफ द चैनल था वो कैसा था, आपका हॉरिजॉन्टल था। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन 1-1 हो गया है और ये आपका क्रॉस सेक्शन 2-2 हो गया। दो क्रॉस सेक्शन अभी समझ में आ गए। अब देखें यहाँ पर कुछ एक ऐसा डाटा जो कि हमेशा काम आएगा, उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो देखें सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर D1 क्या है, तो D1 क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1-1, डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1-1 सेक्शन पर डेप्थ ऑफ फ्लो। D2 की बात करूंगा तो क्या होगा, डेप्थ ऑफ द फ्लो एट सेक्शन 2-2। ठीक है, तीसरा मैं बात करूंगा, देखिए V1 क्या होगा, तो V1 इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1-1, सेक्शन 1-1 पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा दैट इज V1। अगर मैं V2 की बात करूंगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट सेक्शन 2-2 सेक्शन पर वेलोसिटी V1 V2 हो जाएगी। यदि मैं बात करूंगा Z1 बार की तो क्या होगा, डेप्थ ऑफ
सेंट्रॉइड, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया एट सेक्शन 1 बिलो फ्री सरफेस, बिलो फ्री सरफेस। दूसरा आएगा Z2R, दैट इज डेप्थ ऑफ सेंटर्ड ऑफ द एरिया एट सेक्शन 2 बिलो फ्री सरफेस, बिलो फ्री सरफेस। ठीक है, इसके अलावा देखें नेक्स्ट क्या होगा अपना, नेक्स्ट है आपका A1। तो A1 क्या हो जाएगा अपना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 1 और A2 आपका हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 2। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने जितने भी यहाँ पर नोमेनकल्चर या जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो को अपन आगे काम में लेने वाले हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिखा है। दैट इज D1 क्या है, डेप्थ ऑफ द फ्लो एट सेक्शन 1, डेप्थ ऑफ द फ्लो एट द सेक्शन ऑफ 2 आपका D2 हो गया। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट क्रॉस सेक्शन 1, V2 क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 या क्रॉस सेक्शन 2। Z1 क्या है, डेप्थ ऑफ सेंटर्ड ऑफ एरिया एट सेक्शन 1 बिलो फ्री सरफेस, फ्री सरफेस के नीचे जो आपका यहाँ पर जो भी एरिया है उसके सेंटर्ड की क्या डेप्थ है, दैट इज Z1 बार। और सेम ऐसे ही क्रॉस सेक्शन 2 में फ्री सरफेस के नीचे जो आपका क्रॉस सेक्शन 2 के नीचे जो फ्री सरफेस है या सॉरी फ्री सरफेस जो है आपका सेक्शन 2 का उसके नीचे जितना भी एरिया है उसके सेंटर्ड की जो डेप्थ होगी दैट इज Z2 बार। नेक्स्ट है आपका A1 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 1 एंड A2 क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट A2। ठीक है, अब ये अपन समझ चुके हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कुछ आपका यहाँ से एक प्रेशर यहाँ पर लग रहा होगा, मैं इसको P1 बोल देता हूँ, और यहाँ से एक प्रेशर वैल्यू लग रही है दैट इज P2, मैं इसको P2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट को समझने के बाद हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से फोर्स इस हाइड्रोलिक जंप में यहाँ पर क्रॉस सेक्शन 1, 2 या फिर फ्रिक्शन की वजह से जो भी फोर्स एक्ट करेंगे उनके बारे में एक बार कंसिडरेशन देख लेते हैं। अभी देखिए कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन जो आपका 1 है इस पर प्रेशर लग रहा है P1 और जब आपका क्रॉस सेक्शन 2 है इस पर आपका प्रेशर लग रहा है P2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनको सिंपली कि फोर्स एक्टिंग ऑन हाइड्रोलिक जंप, कौन कौन से फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं हाइड्रोलिक जंप पर उनको अपन बात कर लेते हैं। तो देखें पहला आपका फोर्स लग रहा है P1 कहाँ लग रहा है, एट क्रॉस सेक्शन P1 प्रेशर फोर्स एट क्रॉस सेक्शन 1 एट क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन 1। ठीक है, और मैं बात करता हूँ P2, तो P2 क्या होगा, प्रेशर फोर्स एट क्रॉस सेक्शन 2। तो क्रॉस सेक्शन 2 पर आपका प्रेशर फोर्स P2 लग रहा है और यहाँ पर जो आपका 1 क्रॉस सेक्शन है उस पर प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज P1। और साथ में बात कर लेते हैं अपन कौन सा लग रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑन चैनल फ्लोर। ठीक है, या फ्लोर ऑफ द चैनल। ठीक है, तो अपन 3 फोर्स यहाँ पर मान लिए। ठीक है, पहला आपका हो गया प्रेशर एट द क्रॉस सेक्शन 1, दूसरा हो गया प्रेशर एट द क्रॉस सेक्शन 2 और तीसरा हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स ऑन चैनल फ्लोर ऑफ द चैनल या फिर बोल सकते हो चैनल फ्लोर। तो देखिए 3 तरीके के आपके फोर्स हो गए इस हाइड्रोलिक जंप पर। इन दोनों को अपन कंसीडर करेंगे, लेकिन मैंने पहले अपन बात की थी अजम्पशन में कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द चैनल फोर्स होता है पर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पर कैसे हैं आपके, नेग्लेजिबल है, इसलिए अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, नेग्लेजिबल कर देंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि इन दोनों फोर्सों को कंसीडर किया है तो इन दोनों फोर्सों का नेट फोर्स यहाँ पर इन दोनों फोर्सों की वजह से जो इफेक्ट होगा तो उसका नेट फोर्स यहाँ पर नेट इफेक्ट क्या निकल के आने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बात करता हूँ, पहले ही अपन बात कर चुके हैं, दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की। तो देखें डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ फाइंड आउट करते हैं पहले अपन, पर यूनिट विड्थ। तो देखें क्या होगी डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, स्मॉल q दैट इज इक्वल्स टू q अपॉन b। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को पता है कि इस जगह पर प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन प्रेशर P1। ठीक है, एंड द डेप्थ ऑफ द फ्लो D1 इज लेस देन द डेप्थ ऑफ द फ्लो D2, मींस D1 इज लेस देन D2 एंड P1 इज लेस देन P2 इस जगह पर। तो देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यहीं पर Q इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, Q क्या होता है अपना AV, मैंने लिखा है यहाँ पर AV,
अपॉन दैट इज b। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लिखता हूँ q इक्वल्स टू a1 b1 दोनों के लिए अपन लेके चल लेते हैं। तो यदि मैं a1 की जगह लिखना चाहूँगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा b इंटू d1 इंटू v1 अपॉन में b, ठीक है। या फिर अगर मैं लिखना चाहूँगा किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दूसरे डेप्थ ऑफ द फ्लूइड d2 के लिए, तो क्या लिखूंगा b इंटू d2 इंटू v1 अपॉन b, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। तो सिंपली इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा, b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, q इक्वल्स टू d1 इंटू v1 या फिर q इक्वल्स टू d2 इंटू दैट इज v2, d2 इंटू v2, मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी समझ में आ गया। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ इस जगह पर। तो नेट फोर्स मुझे क्या होगा, मुझे मिलेगा P2 माइनस P1, क्योंकि P2 इज ग्रेटर देन P1 एंड D2 इज ग्रेटर देन D1, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नेट फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसके लिए, प्रेशर फोर्स यहाँ पे P1 की, ठीक है। तो मैंने बात की हाइड्रो और जो अपना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है, हाइड्रोस्टैटिक टाइप का। तो देखते हैं एक बार, प्रेशर फोर्स एट P1 एट 1 क्रॉस सेक्शन। तो इसको देखें किस तरीके से फाइंड आउट होगा। P1 की जो वैल्यू होगी दैट विल रो जी A1 Z1 बार, ठीक है। ये अपन बात कर चुके हैं, ये अपन जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में जब अपन प्रेशर चैप्टर को, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को पढ़ते हैं, वहां पर एक फॉर्मूला आपका बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखें P1 दैट इज इक्वल्स टू रो जी, A1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, देखें यहाँ पर मैं साथ में लिख देता हूँ, इस जगह पर विड्थ में मान रहा हूँ यहाँ पर यूनिटी, ठीक है। मैंने लिखा विड्थ इज यूनिटी, ठीक है। विड्थ यूनिटी दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया की जगह क्या होगा, दैट इज d1 इंटू 1, ठीक है। और z1 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा d1/2, क्योंकि सेंट्रोइड z1 है क्या, सेंट्रोइड ऑफ द एरिया बिलो द फ्री सरफेस एट क्रॉस सेक्शन 1 तो वो क्या है z1, तो z1 क्रॉस सेक्शन 1 पर क्या होगा d1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पोर्शन माना गया रेक्टेंगुलर, फॉर एग्जांपल अपन चैनल लेके चल रहे हैं, तो अब की ये वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं यहीं पर बात कर रहा हूँ, देखिए प्रेशर एट 2 प्रेशर फोर्स एट 2 पर देखते हैं प्रेशर फोर्स क्या होगा। तो ये आपका P2 इक्वल्स टू, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ रो जी d2 इंटू 1 इंटू d2/2, ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा किस तरीके से अपने फाइंड आउट किया। आप देखें ये दोनों वैल्यूज अपने को मिल चुकी हैं, तो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। फाइनल आपको समझ में आएगा कि देखिए फोर्स जो अपने को फाइंड आउट करने हैं, उन फोर्स में दो तरीके के फोर्स हैं, एक आपका प्रेशर फोर्स P1 है, एक आपका प्रेशर फोर्स P2 है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स है जिसको कि अपन ने नेग्लिजिबल किया है, क्योंकि वहां पर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैसा है, 0 है या फिर बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज ही मैंने फाइंड आउट कर ही लिया। आप देखें आगे ये दोनों फोर्सेस को, इस फोर्स को और इस फोर्स, दोनों फोर्स अपने पास आ चुके हैं। तो मैं कहूँगा नेट फोर्स, नेट प्रेशर फोर्स या फिर नेट फोर्स क्या होगा इस जगह पर, दैट इज P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू, तो क्या होगा आपका देखें रो जी d1 इंटू 1 इंटू d1/2 माइनस सॉरी d2 इंटू d2/2 क्योंकि P2 है, माइनस रो जी d1 इंटू 1 एंड d1/2। तो दो आपके पास ये वैल्यूज मिल चुकी है। तो देखें यहाँ पर मैं फाइनली इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू रो g/2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बच जाएगा अपना, दैट इज d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर, ये आपका फाइनल बच चुका है, ठीक है। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ द फ्लूइड दैट इज इक्वल्स टू द रेट चेंज ऑफ द मोमेंटम, ठीक है। जो चेंज ऑफ द रेट ऑफ द मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो मैं यहां से अगर देखें मेरे पास ये क्या मिल रहा है मेरे को, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ द फ्लूइड, तो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेन हो चुकी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नेट फोर्स होता है एक्टिंग ऑन द मास ऑफ द फ्लूइड वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेट चेंज ऑफ द मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख, अब यहाँ पर अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम
रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम मींस आपका P हो गया मोमेंटम, P इक्वल्स टू क्या हो गया mv, ठीक है। अब mv हो जाएगा तो ये क्या होगा मास पर यूनिट वेट या फिर मास पर वेट अपन इसको फाइंड आउट करेंगे और ये क्या आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ से मैं वैल्यू को फाइंड आउट कर देता हूँ। जो m की जो वैल्यू होगी, मास की वैल्यू होगी, दैट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को फाइंड आउट करूंगा तो देखो डेंसिटी से कैसे फाइंड आउट करूँ, डेंसिटी तो आपकी डेंसिटी हो गई, लेकिन एनर्जी पर यूनिट विड्थ आपकी वैल्यू थी और टोटल विड्थ पर कितना आपका मास होगा उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखें टोटल अपने पास वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं बात करूंगा यहाँ से ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, दैट विल बी Q, ठीक है, स्मॉल q। और पर यूनिट विड्थ पर तो अपन ने विड्थ कितनी मानी है अभी, यूनिटी मान रखी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Q इंटू दैट इज डेंसिटी इंटू Q इंटू 1, ये आपकी हो जाएगी किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, मास की वैल्यू हो गई है। और यदि वेलोसिटी की बात करूंगा, क्योंकि जो v1 है आपका वो लेस देन है किससे, v2 से, या फिर कहूंगा मैं कि वहां प्रेशर p1 इज लेस देन द p2, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वेलोसिटी की जगह चेंज इन द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अपन देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल अपन इसको एक बार और समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को कि यहाँ तक आपने नेट प्रेशर फोर्स या फिर कहीं अपन कहेंगे कि जो नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन द मास ऑफ द फ्लूइड वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया इस जगह तक। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो रेट चेंज ऑफ द मोमेंटम है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम मींस P इक्वल्स टू mv, जो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इक्वल होनी चाहिए किसके, फोर्स के। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है यहाँ पे सिंपली अपन जानते ही हैं, देखें इसको मैं अपने ये भी लिख सकता हूँ, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी बाई डी टी ऑफ P, ये आपकी नेट फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है। अब P का मतलब क्या है, P इक्वल्स टू mv, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपका जो ये जो P है, P इसको कहते हैं मोमेंटम संवेग, तो ये क्या है आपका, यहाँ से P की वैल्यू क्या होगी mv, तो मैं mv की वैल्यू यदि फाइंड आउट करता हूँ तो देखें क्या होगा, P की जो वैल्यू है मीन्स mv, m का मतलब हो गया मास यहाँ पर, और v मीन्स वेलोसिटी, P इक्वल्स टू mv यहाँ पर निकाल दिया मैंने। अब मास अपन निकालना चाहेंगे तो देखें मास अगर यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे, मास ऑफ वाटर पर यूनिट वेट फॉर पर सेकंड के लिए, पर सेकंड पर यदि मैं मास मीन्स इसका वेट निकालना चाहूँ तो सिंपल देखिए क्या होगा, इस जगह पर मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए Q की यूनिट क्या होती है अपनी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 1 आपका मीटर में है ही और डेंसिटी आपकी है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू टोटल आपकी मीटर क्यूब पर सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपकी क्या हो चुका है, मास की वैल्यू हो चुकी है। और तो इस सिंपल यहाँ पे मैंने क्या फाइंड आउट कर दिया, यहाँ पर प्रेशर मींस उसके मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो इस वैल्यू को अपन किसके इक्वल पुट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। सॉरी इट इज v1 माइनस v2 बिकॉज प्रेशर एट p1 is less than pressure at P2, hence the velocity will be greater at cross section 1 than the cross section as 2 तो cross section 2 पर जो velocity है उससे ज्यादा velocity कहाँ पर हुई, cross section 1 पर, क्योंकि cross section 1 पर प्रेशर की वैल्यू cross section 2 से कैसी है, कम है, ठीक है। प्रेशर वहां पर कम है इसीलिए हमारी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। तो यहाँ पर इसको अपन क्या लिखेंगे, v1 माइनस v2 लिख देंगे। अब देखें अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने किया इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं इक्वेट करूंगा तो देखें क्या लिखा हुआ है, दैट इज रो जी बाई 2 एंड d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू रो क्यू एंड ये वैल्यू होगी v1 माइनस v2, ठीक है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या फाइंड आउट किया था, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ फाइंड आउट किया था। तो वहां पर क्या था, q अपॉन a, फाइनल क्या बन गया था, q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ av, और av की जगह लिख सकता हूँ मैं, दैट वाज एक q अपॉन जी अपना था डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, इसकी जगह अपन लिख सकते थे a की जगह लिख दिया था अपन ने d1 इंटू b इंटू v1 अपॉन ये आपकी वैल्यू v की जगह v रह गई, तो v से इसको अपन ने काट दिया और एक स्मॉल q की वैल्यू हो गई थी। तो स्मॉल q क्या हो गया था अपना, दैट वाज d1 इंटू v1। तो यहां से मैं v1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, q अपॉन d1 पुट कर सकता हूँ। सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं v1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, q अपॉन d1। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ अपने इक्वेशन के अंदर, देखें रो g अपॉन 2
ब्रैकेट d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर इक्वल्स टू रो q, और v1 की जगह अपन लिख सकते हैं q अपॉन d1 माइनस इसकी जगह लिख सकते हैं अपन q अपॉन d2। ठीक है, v1 की जगह लिख दिया और v2 की जगह अपन ने ये लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या होगा कि मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए रो g बाई 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ये अपन जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ओपन करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये आपका होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ d2 माइनस d1 एंड d2 प्लस d1। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखें, यहाँ पर रो तो आपका है ही, और q अगर आउटसाइड आएगा यहाँ से, दोनों में अगर q होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी, और इनसाइड क्या होगा 1 अपॉन d1 माइनस 1 अपॉन d2 आपकी वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो देखें रो से आपका रो कैंसिल हो चुका है यहाँ पर, और अगर बात करेंगे तो देखें यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा तो g बाई 2 d2 माइनस d1 एंड यहाँ पर d2 प्लस d1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू q स्क्वायर तो आपका है ही लेकिन इनसाइड क्या आएगा, d1 d2 आपका ये वैल्यू आ गई, तो d2 माइनस d1 आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर d2 माइनस d1 से d2 माइनस d1 तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फाइनल क्या बचेगा देखें, g बाई 2 ब्रैकेट d2 प्लस d1 इक्वल्स टू q स्क्वायर इंटू 1 अपॉन d1 d2। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखना चाहता हूँ किसकी, मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ कि इस वैल्यू को d2 प्लस d1 ये जो वैल्यू है आपकी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से q स्क्वायर अपॉन या फिर 2q स्क्वायर अपॉन ये g आपका नीचे चला जाएगा d1 d2। यहाँ तक आपको वैल्यू समझ में आ चुकी है। ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट की d2 प्लस d1 इक्वल्स टू q स्क्वायर में मैंने मल्टीप्लाई किया 2 का एंड g को मैं नीचे लेके चला गया, साथ में d1 d2 आपका पहले से ही था। ठीक है, आगे अपन सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। अभी क्या होगा कि ये जो आपका वैल्यू है मीन्स d1 प्लस d2 ये वैल्यू है, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाई d2 बोथ साइड। मैंने बोथ साइड d2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या देखो क्या होगा, इस जगह पे जब d2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो d2 स्क्वायर प्लस d1 d2 इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, वहां पे तो क्या होगा 2q स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन जब ऊपर d2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे क्या रह जाएगा, ओनली g d1 आपका रह जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये इक्वेशन आपकी रह गई है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखूं कि d2 स्क्वायर प्लस d1 d2 माइनस 2q स्क्वायर अपॉन g d1 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो आई होप आप समझ रहे होंगे ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन चुकी है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं किससे सॉल्व करूंगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। तो देखें मेरे पास d2 की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट होगी, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं आगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, इजीली, बिल्कुल इजी आपका डेरिवेशन है। तो देखते हैं, देखें यहाँ पर वैल्यूज को अपन पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो क्या होगा, माइनस बी, तो मैं इसको फाइंड आउट यहाँ कर लेता हूँ। देखते हैं d2 इक्वल्स टू माइनस बी का मतलब देखें b की वैल्यू क्या है इस जगह पर, आई होप समझ में रहोगे d1। ठीक है, a की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मीन्स 1 हो जाएगी, और ये आपकी c की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया। तो अपन इसको एक बार देख लेते हैं। माइनस b का मतलब क्या हो गया, माइनस d1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू वापस से क्या लिखूंगा, d1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c की जगह लिखूंगा 2q स्क्वायर अपॉन g d1। ठीक है, ये अपने लिखा एंड अपॉन 2a आपकी वैल्यू चली थी 2 इंटू मैंने लिख दिया, a की वैल्यू क्या है इस जगह पर 1 है तो मैंने 1 लिख दिया है। अभी अपन देखते हैं, तो देखें d2 क्या होगा, d2 विल बी माइनस d1 बाई 2 आपका हो गया ये। ठीक है, माइनस d1 बाई 2, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, भाग यहाँ पे डिवाइड कर दिया टोटल में। 2 को जब मैं इनसाइड लेके जाऊंगा तो वैल्यू हो जाएगी आपकी d1 स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, अंडर रूट के अंदर माइनस, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखें
ये पूरे में मुझे डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू वैसे कितनी हो रही है, दैट इज 8q² तो इसकी जगह यदि मैं लिखूंगा इसको 2 जब इनसाइड जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 से 2 टाइम्स वापस से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2q²/GD1। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब यहाँ से आपको दो रूट्स मिलते हैं D1 D2 के, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। मीन्स मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ से D2 क्या मिलेगा -D1/2 प्लस √(D1² अपॉन 4 -2q²/GD1, एंड एक आपका मिलेगा D2 = -D1/2 -√(D1² अपॉन 4 -2q²/GD1। ये आपके दो आपको रूट मिलेंगे, एक ये रूट है आपका, एक रूट है, एक में आपके में प्लस है और एक में माइनस है। लेकिन आपको याद रखना है कि प्लस में और माइनस में यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जब मैं वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा D2 की वैल्यू को, या डेप्थ जो फाइंड आउट होगी वो कैसी मिलेगी, मुझे पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन जब भी कभी मैं यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो मुझे हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन डेप्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हैंस दिस रूट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैं लिखा पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपका रूट हो जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। तो D2 की वैल्यू अपन इस तरीके से यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट हुई है, किसकी, D2 की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। ठीक है, सॉरी इट इज ऑल्सो माइनस। ठीक है, ये भी आपका क्या है, माइनस में है वैल्यू। देखें यहाँ से ये वैल्यू आपकी माइनस में चल रही है। ठीक है, तो माइनस वैल्यू है, इसीलिए ये आपकी वैल्यू फाइनली प्लस हो जाएगी। दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ये आपका यहाँ से माइनस है, माइनस वैल्यू, एंड दिस हेयर इज ऑल्सो माइनस माइनस। तो इस जगह से अपने को फाइनली D2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालना चाहता हूँ, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, तो देखिए क्या निकलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू D2 - D1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। ये अपना पहला एक्सप्रेशन है, मींस D2 - D1 से क्या निकाला है अपन ने, डेप्थ ऑफ द हाइड्रोलिक जंप अपन ने फाइंड आउट किया। सिंपल अपन ने क्या किया इस पूरे उस डेरिवेशन में कि जो आपको हाइड्रोलिक जंप दिया हुआ था, मींस इसका जो फ्लोर ऑफ द चैनल ऑफ द बेड था वो कैसा था आपका, हॉरिजॉन्टल। तो उसमें आपने सिंपली जो फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑन द मास ऑफ द फ्लूइड, उसको आपने इक्वल कर दिया रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम मींस F/ma, वही सेम जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया, और इक्वल करते हुए आप फाइनली D2 की वैल्यू तक पहुंच चुके हैं। और D2 की वैल्यू यदि आपका फाइंड आउट हो चुकी है तो D1 आपके पास होता ही है, तो आपको पता चल जाता है हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ क्या होती है, मींस D2 - D1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एनर्जी में लॉस कितना होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी का अपन एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अब देखिए लॉस ऑफ एनर्जी का सिंपल मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, HL = E1 - E2। ठीक है, मैंने लिखा लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड लॉस ऑफ एनर्जी एट सेक्शन 2, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेड लॉस होगा, एनर्जी में जो लॉस होगा, दैट विल दिस वन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर E1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, दैट विल बी D1 + V1² अपॉन 2G। मैंने E1 की जगह लिख दिया। सेम मैंने E2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेम आपका D2 + V2² अपॉन 2G। ये दोनों वैल्यू मैंने आपकी यहाँ पर पुट कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इनको और सॉल्व आउट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ V1² अपॉन 2G माइनस उसको मैं लिख सकता हूँ V2² अपॉन 2G। मैंने दोनों को एक तरफ लिख दिया, एंड माइनस मैं लिख सकता हूँ D2 - D1। फाइनली जब माइनस माइनस होगा तो फाइनली D1 वापस से आपका प्लस बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को D2 - D1 इस तरीके से मैंने फाइंड आउट कर दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से अपन जानते हैं कि जो V1 होता है दैट इज सिंपली उसको अपन क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन D1 लिख सकते हैं, या फिर अपन V2 को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन D2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पर यूनिट विड्थ पर जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला था वहां से अपन ने इसको फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। अब देखें क्या होगा, यहां पर जब मैं पुट करूंगा तो इस जगह पर V1² की जगह मैं यहां पर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज Q अपॉन 2G D1²। Q² अपॉन V1² है, Q² अपॉन 2G D1² माइनस अगेन Q² अपॉन 2G D2²। ये आपकी वैल्यू हो चुकी है, और यहाँ पे माइनस में आपकी वैल्यू कितनी है, दैट इज D2 -
d1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू को देखें, क्या वैल्यू आपकी आउटसाइड निकल सकती है कॉमन, क्यू स्क्वायर अपॉन 2g आपकी वैल्यू कॉमन आ गई, तो यहाँ से वैल्यू बचती है 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन d2 स्क्वायर माइनस d2 माइनस d1। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेन हो चुकी है। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन 2g, मैंने यहाँ से इसको एलसीएम ले लिया, d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, दैट विल d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर, और बाहर आपका क्या है d2 माइनस d1, ये आपका चल ही रहा है। अब लेकिन अपन ने जो लास्ट एक्सप्रेशन किया था वहां पे अपन ने क्यू स्क्वायर की एक वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्यू स्क्वायर वहां से निकल रहा था g d1 d2 प्लस ब्रैकेट d2 प्लस d1 बाई 2, ये आपका इक्वेशन वहाँ पे आ रहा था। मैं क्या करता हूँ, क्यू स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो देखें क्यू स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, तो क्या बनेगा, दैट इज g d1 d2 प्लस d1 बाई 2, ये जो वैल्यू है पूरी अपॉन में 2g आ रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4g डायरेक्टली, 2 और 2 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है डायरेक्ट मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब साथ में जो वैल्यू है वो तो रहेगी, दैट इज d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर माइनस d2 माइनस d1। यहाँ तक ये वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ से क्या होगा कि ये जो वैल्यू है मीन्स d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर है, इनसे एक आपकी d1 d2 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जी से आपकी ये g1 वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो इसको अगर मैं फाइनल यहाँ पे लिखना चाहूँ तो देखें क्या वैल्यू मेरे को ऑब्टेन होती है, तो देखें मैंने लिखा इसकी जगह, अब फाइनल जो मुझे मिलेगा दैट इज d2 प्लस d1, ये आपका ऊपर है g d1 d2 से आपका ये कैंसिल हो चुका है, और फाइनल यहाँ पे बचेगा d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू d1 d2, और माइनस आपका साथ में चल ही रहा है d2 माइनस d1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d2 प्लस d1, इसको मैं लिख सकता हूं d2 प्लस d1 एंड d2 माइनस d1 अपॉन 4 d1 d2, और माइनस में आपका d2 माइनस d1 है ही। अब यहां से देखें इन दोनों में क्या है, d2 माइनस d1 आपका कॉमन है, तो मैंने क्या किया, d2 माइनस d1 को यहाँ से कॉमन लिया, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे जो बच गया मीन्स मैं यहाँ पे बचेगा d2 प्लस d1 एंड d2 प्लस d1, इसका मैं फाइनली स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और अपॉन में वैल्यू आपकी 4 d1 d2, और माइनस हो जाएगा आपका 1 यहाँ से। ठीक है, अब मैं कर क्या रहा हूँ, इसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ d1 प्लस d2 के स्क्वायर को, फाइनल मुझे वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है, और इस तरीके से मैं एनर्जी लॉस के फाइनल फॉर्मूले तक यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, इस वैल्यू के लिए क्या किया मैंने, d2 माइनस d1 आपकी वैल्यू दे ही रखी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा, तो क्या होगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2। ठीक है, अपॉन ये वैल्यू क्या होगी 4 d1 d2 हो जाएगी, माइनस आपका 1 चल ही रहा है। अब वापस से मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, तो देखें d2 माइनस d1, यहाँ पे मैं पूरे को एलसीएम ले लिया मैंने, तो क्या होगा 4 d1 d2, ऊपर वैल्यू क्या है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 d1 d2 माइनस 4 d1 d2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से फाइनल इसको सॉल्व करके लिखूंगा, तो देखें ये आपका 4 d1 d2, ये आपका 2 d1 d2, फाइनल क्या बचेगा माइनस 2 d1 d2। लेकिन अब d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर माइनस 2 d1 d2 किसका स्क्वायर हो जाएगा, d1 माइनस d2 का स्क्वायर अपॉन 4 d1 d2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से HL जो वैल्यू चल रही है, तो यहाँ से मुझे फाइनल वैल्यू मिलेगी d1 माइनस d2 पावर 3 अपॉन 4 d1 d2, सॉरी दैट इज d2 माइनस d1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, d2 माइनस d1 की पावर क्यूब अपॉन में 4 d1 d2, और ये आपके पास फाइनल किसका है, लॉस ऑफ द एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्टेन हो चुका है। थैंक यू।